हेलो फ्रेंड्स, फ्री ऑनलाइन क्लासेज बाय गौरव सर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं गौरव सर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग नियोजित विकास की राजनीति चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज उसी चैप्टर के अंतर्गत, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति, उस अध्याय के अंतर्गत हम लोग एक अलग टॉपिक जिसका नाम है हरित क्रांति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्ञान और परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से, उस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है हरित क्रांति। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार हमारे भारत में नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत योजना आयोग जैसी संस्था को बनाकर पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य को करने का प्रारंभ किया गया था और काफ़ी विकास इन योजनाओं के द्वारा किया गया था। हम जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और बिना कृषि के विकसित किए हुए हमारे देश का पूर्ण विकास संभव नहीं है। आज भी हमारे देश की लगभग 65% आबादी कृषि कार्यों पर ही निर्भर है और हमारे राष्ट्रीय आय का कृषि एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो इसलिए कृषि क्षेत्र को मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 1966 ईस्वी के आसपास हमारे देश में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई तकनीक का प्रयोग किया गया। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे नए नए प्रयोग किए गए, जिसे कि हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आप काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। तो हरित क्रांति का संबंध फसलों के उत्पादन से है। फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया था। हरित क्रांति का प्रारंभ विश्व में मैक्सिको में सबसे पहले किया गया था, जहां इसके अंतर्गत गेहूं की एक नई प्रजाति का आविष्कार किया गया था। और विश्व में हरित क्रांति को लाने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? नॉर्मन बोरलॉग, और मैक्सिको से प्रारंभ हुआ। 1940 से 60 के दशक में प्रारंभ हुआ। उसी के फलस्वरूप हमारे देश में भी जब तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना समय से शुरू नहीं हो पाई, उसकी जगह पर वार्षिक योजना का प्रारंभ हुआ था, जिसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। तो उस समय हमारे देश के नीति निर्माताओं और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा यह महसूस किया गया कि देश में सुखाड़ के कारण अकाल की उत्पन्न स्थिति से खाद्यान्न फसलों की काफ़ी कमी हुई है और देश खाद्यान्न फसलों के लिए आयात पर निर्भर हो गया है। इसलिए विश्व का अनुसरण करते हुए हमने भी अपने कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति को लाने का फैसला किया और 1966 में भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया। भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं और 1966 में इसका प्रारंभ हुआ। अब इतना तो हम समझ चुके हैं कि हरित क्रांति क्या है और इसका संबंध क्या है। हरित क्रांति का संबंध फसलों के उत्पादन से है और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से जो क्रांति लाई गई कृषि के क्षेत्र में, उसे ही हम हरित क्रांति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि हरित क्रांति का हमारे देश में क्या फायदा हुआ। तो सबसे पहले फायदा इसका यह हुआ
इसे हमने अलग अलग पॉइंट में बना दिया है, जिसे आप परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं यदि आपको लाभ पूछा जाए। तो सबसे पहला फायदा हरित क्रांति का यह हुआ कि हमारा देश खाद्यान्न फसल में आत्मनिर्भर हो गया। विशेष रूप से गेहूं के फसल में हरित क्रांति का काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिला और गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। हालांकि चावल का उत्पादन स्थिर रहा, अन्य फसलों के उत्पादन पर भी कोई खास असर नहीं पड़ा, परंतु गेहूं के उत्पादन में चमत्कारिक परिवर्तन हरित क्रांति के फलस्वरूप देखने को मिला, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम खाद्यान्न फसलों के मामले में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो गए। दूसरा फायदा हरित क्रांति का हमारे देश में यह हुआ कि हम कृषि के उन्नत तरीकों से परिचय हुए। अभी तक भारतीय किसान परंपरागत तरीके से खेती कर रहे थे, परंतु हरित क्रांति के आने से उत्तम किस्म के बीजों का आगमन हुआ, तरह तरह के नए नए रासायनिक खादों का हमारे देश में प्रयोग होने लगा, खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा मिला, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल इत्यादि का प्रचलन जोर शोर से होने लगा। तो इस प्रकार हम नए नए टेक्नोलॉजी से हरित क्रांति के द्वारा परिचित हुए और भारतीय किसान भी विश्व के किसानों के समकक्ष आकर खड़ा हो गया। तीसरा फायदा हमें यह मिला कि फसलों का उत्पादन होने से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। उनका उत्पादन कई गुना बढ़ जाने से उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई और उनके पास नगद मुद्रा के रूप में पैसे आने लगे। तो इसका यह एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला कि किसान आत्मनिर्भर हुए और उन्हें आर्थिक फायदा मिला। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कोई भी नई तकनीक या नया विकास जब हमारे सामने आता है तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। हरित क्रांति ने भी हमारे देश में फसलों का उत्पादन तो बढ़ाया, बहुत सारे परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में कर दिए, परंतु हरित क्रांति का नुकसान भी हमारे देश में देखने को मिला है। आइए हम लोग हरित क्रांति के से होने वाले हानि पर चर्चा करते हैं। और सबसे पहली हानि, जो पहला पॉइंट है, वह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को नुकसान। एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हरित क्रांति के आने से फसलों का उत्पादन तो बढ़ा, परंतु बड़े पैमाने पर फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग होने से, खादों का प्रयोग होने से, रसायनों का छिड़काव होने से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब मानव कई तरह की बीमारियों के गिरफ्त में आ गया। उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक नुकसान पहुंचा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रासायनिक तरीके से ही खेती मुख्य माध्यम बन चुका था। इसके कारण से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा था और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर तरह की समस्या बढ़ने लगी थी। इतना ही नहीं, जब हरित क्रांति के दौरान रसायनों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो प्रारंभ में ऐसा लगा कि इन रसायनों का इस्तेमाल केवल खेतों तक ही सीमित होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बाद के दिनों में उन रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग अनाज की मंडियों और घरों तक पहुंच गया, जिसके फलस्वरूप काफ़ी नुकसान हमारे समाज को और मानव को उठाना पड़ा। दूसरा नुकसान, मिट्टी की उर्वरता में कमी आ गई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आ गई, क्योंकि हम अपने खेतों में बड़े पैमाने पर जैविक खाद की जगह रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ समय तक तो फसलों का उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई दिया, परंतु कुछ ही वर्ष के बाद उन खेतों की मिट्टियाँ रासायनिक खाद के प्रभाव से बंजर होने लगी और उनकी उर्वरता में कमी आने लगी। इतना ही नहीं, हरित क्रांति के कारण दलहन की फसल के उत्पादन में कमी देखने को मिली, क्योंकि रसायनों के प्रयोग से राइजोबियम नामक जीवाणु, जो कि दलहन फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त माने जाते हैं, और राइजोबियम के माध्यम से ही दलहन फसलों को नाइट्रेट की प्राप्ति होती है। रसायनों के प्रयोग से वो जीवाणु मर गए, जिसके कारण दलहन की फसल में
कमी आ गई, जो कि एक इसका बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला। तीसरा नुकसान, ग्रामीण मजदूरों में बेरोजगारी तथा पलायन देखने को मिला। हमने देखा था इसके फायदों में कि कृषि कार्य में मशीनीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे कि खेती उन्नत तरीके से होने लगी, समय की बचत होने लगी। परंतु उसका एक दूसरा नुकसान यह हुआ, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश श्रमिक कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, मशीनों का प्रयोग होने से उन श्रमिकों की ज़रूरत नहीं रह गई, काफ़ी कम संख्या में श्रमिकों की ज़रूरत होने लगी। परिणाम स्वरूप ग्रामीण श्रमिक बेरोजगार हो गए और परिणाम स्वरूप उन्होंने गांव से अपना पलायन शहर की ओर कर दिया, जिसके कारण हमारे समाज को, परिवेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बेरोजगारी दर में और वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा हरित क्रांति ने हमारे देश को फायदा भी पहुंचाया और उससे कुछ नुकसान भी देखने को मिले। परंतु विश्व की अर्थव्यवस्था में यदि जगह बनानी है तो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है, और इसलिए हमारे देश में हरित क्रांति को अपनाया गया। और वास्तव में हरित क्रांति ने हमारे देश की कृषि व्यवस्था में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि लाने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग किया गया। उसी तरह से चूँकि समावेशी विकास का लक्ष्य था और हमें हर क्षेत्र में विकास करना था, तो श्वेत क्रांति का प्रयोग किया गया दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। 1970 ईस्वी में भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को लाया गया। उसे ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत संचालित किया गया। परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आप उत्तर देंगे दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। और इसको शुरू करने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हीं के द्वारा हमारे भारत में श्वेत क्रांति का प्रारंभ गुजरात में अमूल डेयरी की स्थापना करके किया गया था। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अमूल डेयरी गुजरात के, भारत के किस शहर में है, तो आपका उत्तर होगा गुजरात राज्य के आणंद शहर में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति पूरे भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है और जिसके परिणामों के फलस्वरूप पूरे विश्व में भारत दूध के उत्पादन में पहला स्थान को प्राप्त कर लिया, वे वर्गीज कुरियन दूध का सेवन नहीं करते थे। उन्हें दूध पीना अच्छा नहीं लगता था और वे उसका सेवन नहीं करते थे। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि व्यक्ति समाज सेवा के दृष्टिकोण से स्वयं रुचि नहीं रखते हुए भी किसी क्षेत्र को कितना आगे लेकर जा सकता है। उसका उदाहरण डॉक्टर वर्गीज कुरियन का प्रयास था और उनके प्रयासों के फलस्वरूप अभी विश्व में दूध के उत्पादन में भारत का स्थान पहला हो चुका है। तो इस तरह से श्वेत क्रांति ने दूध उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया और गांव-गांव तक, शहर-शहर तक दूध सहकारी समितियों का गठन करके हमारे किसानों को, हमारे दुग्ध पालकों को, दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों को काफ़ी अच्छी स्थिति में ला दिया। उसी तरह से फ्रेंड्स, पीली क्रांति का प्रयोग किया गया। तेल उत्पादन, सरसों तेल उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से पीली क्रांति का प्रारंभ 1980 के आसपास किया गया और लक्ष्य रखा गया कि इस क्रांति के द्वारा, पीली क्रांति के द्वारा हम तेल के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बन जाएं। और मुख्य रूप से हरियाणा के भिवानी, फरीदाबाद इत्यादि जगहों पर सरसों का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया और काफ़ी हद तक भारत तेल के मामले में भी आत्मनिर्भर हो गया। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय में देखा, जिसका नाम था नियोजित विकास की राजनीति, कि किस प्रकार आज़ादी के पश्चात हमारे देश के शासकों ने अपना जो लक्ष्य था समाज के सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का विकास करना, उसको पूरा करने के उद्देश्य से किस तरह से आज़ादी के बाद योजना आयोग का गठन किया, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उसके परिणाम स्वरूप काफ़ी हद तक नियोजित विकास का लक्ष्य पूरा हुआ और हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में
आत्मनिर्भर हो गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि नियोजित विकास की मानी जा सकती है। तो इस अध्याय में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। ज्ञान और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका यह अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें और क्वेश्चन खुद से बनाएं कि कहाँ क्वेश्चन बन रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कहाँ से बन रहा है, उसको आप लिखने का प्रयास करें। जहाँ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में आप अपना डाउट लिख कर दे सकते हैं, जिससे कि आपका समाधान किया जा सके। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।